बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो ये तो बात होगी इसकी डिस्कवरी की। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आप सबको आइडिया है कि एनिमल सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो ये टूवर्ड्स द बाउंड्री और टूवर्ड्स द पेरिफेरी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। इसी तरह अगर हम शेप की बात करें तो हमें न्यूक्लियस में भी डिफरेंट शेप्स नजर आते हैं, जैसे कि आपको स्फेरिकल शेप या सर्कुलर शेप मिलती है प्लांट सेल्स में। अगर हम ओवल शेप की बात करें तो हमें नजर आती है स्मूथ मसल सेल्स के अंदर। और अगर हम इरेगुलर न्यूक्लियस की बात करें यानी लोब स्ट्रक्चर्स की, तो हमें डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स में नजर आती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स एटसेट्रा। नाउ वी टॉक अबाउट द नंबर। क्या तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एक ही होता है? चलें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के नंबर की, तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह अगर हम मोनोन्यूक्लिएट सेल्स की बात करें, मोनो मीन्स वन, न्यूक्लिएट फॉर द न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके लिए हम टर्म के यूज करेंगे मोनोन्यूक्लिएट। जैसे कि हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं किसी भी प्लांट सेल की, इट कंटेन द वन न्यूक्लियस। इसी तरह बायन्यूक्लिएट सेल्स क्या होंगे? बाय मीन्स टू, cells which contain the two nuclei are known as the binucleate. आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं पैरामीशियम की। Now we talk about the multinucleate. Multi is for the many, यानी ऐसे सेल्स जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्केलेटल मसल सेल्स, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डिस्कवरी को, लोकेशन को, शेप को और नंबर को। Now we talk about the when the nucleus is more visible. अगर हम न्यूक्लियस की विजिबिलिटी की बात करें तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा विजिबल तब होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन के अंदर होता है, और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, आपको नजर नहीं आएगा जब सेल किस कंडीशन में होता है? डिवाइडिंग कंडीशन में होता है। तो ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। कब प्रोमिनेंट होता है न्यूक्लियस? जब सेल किस कंडीशन में हो? नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो एक मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का वो ये है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सो इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। तो अब टर्न बाय टर्न हम इनको डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर, द वन इज द आउटर एंड द अदर वन इज द इनर, और हम इन दोनों मेम्ब्रेन्स के लिए टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप। इट मींस इट कंटेन्स द टू लेयर्स। क्लास ये आपके सामने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर। आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड आउट होती है और फॉर्मेशन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। इनर मेम्ब्रेन अंदर वाले मटेरियल को इनक्लोज करती है, यानी इन दोनों मेम्ब्रेन्स का अगर मैं कंबाइंड वर्क बताऊं तो ये जितना भी इंटरनल मटेरियल है ये उसको सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल मटेरियल से, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। बाहर वाली मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज द ऑर्गेनेल, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जगहों पर आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं, दीज पोर्स, इनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर की फॉर्मेशन कैसी होती है? जहां पर भी ये दोनों मेम्ब्रेन लाइक दिस, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, जहां पे भी दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, जहां पर भी इनका फ्यूजन हो जाता है, वहां पर ये फॉर्मेशन करती हैं पोर की, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर।
outer or inner membrane fuse together to make the nuclear pore. काम क्या है इस न्यूक्लियर पोर का? न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, यानी मटेरियल ने न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना हो या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस से अंदर आना हो, तो उसके लिए जो चैनल है, जो रास्ता यूज होगा वो होगा न्यूक्लियर पोर। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो ये वेरिएबल होते हैं सेल्स के अंदर। कहा जाता है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में न्यूक्लियर पोर का नंबर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे कि एग में न्यूक्लियर पोर का नंबर होता है 30,000 पर न्यूक्लियस, और अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड सेल्स की जैसे कि इरेथ्रोसाइट्स हैं, वहां पर न्यूक्लियर पोर का नंबर बहुत कम होता है, दैट इज जस्ट 3 to 4 pores per nucleus. Okay class, now we are talking about nucleoplasm. What is nucleoplasm? Nucleoplasm is just like the cytoplasm of the cell. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज थे, उनके लिए हम टर्म यूज करे थे साइटोप्लाज्म, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल है जो कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में अब क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द डीएनए, क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा, आरएनए, एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए भी हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी हो सकते हैं, और ये जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में, तो एज यू नो कि जब नॉन डिवाइडिंग कंडीशन है तो क्रोमैटिन, और जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन की तरफ जा रहा होता है तो वही क्रोमैटिन कंडेंस होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? क्रोमोसोम की। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा आपको, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोलस। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस non-membranous structure without membrane, darkly stained structure है। और इसके अलावा जब हम इस स्ट्रक्चर को इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर के अंदर होती है जिसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं न्यूक्लियोलस। ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर एक होगा तो हम टर्म यूज करेंगे न्यूक्लियोलस, और अगर एक से ज्यादा होंगे तब हम टर्म यूज करेंगे न्यूक्लियोलाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? इसका काम है ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है और उसको स्टोर करता है। और न्यूक्लियोलस कब नजर आ रहे होते हैं? ये भी अपीयर कब होते हैं? ड्यूरिंग इंटरफेस, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। और कब डिसअपीयर हो जाते हैं? जब सेल डिवाइड होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं। Let's talk about the nucleolus structure. न्यूक्लियोलस को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो न्यूक्लियोलस में आपको दो रीजन्स नजर आ रहे हो। एक रीजन कहलाता है पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन और दूसरा रीजन कहलाता है सेंट्रल फिब्रिल रीजन। पेरिफेरल आपको नाम से आइडिया हो गया होगा, यानी जो बाउंड्री की तरफ या साइड्स पे प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल वो पोर्शन है जो कि दरमियान में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन, यहाँ पर सब जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, these are the precursors for ribosomal subunit, यानी कि राइबोसोमल सबयूनिट्स दो होते हैं, स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट एंड द लार्जर सबयूनिट। इनकी फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? इस पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन के थ्रू। सेंट्रल रीजन जो कि फिब्रिल रीजन है, इसमें प्रेजेंस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए जो कि कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। सो इट मींस द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस खुद किसमें प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें सिंथेसिस किसकी होती है? राइबोसोम की। राइबोसोम यहाँ पे फॉर्म होते हैं और इन चैनल्स के थ्रू न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स जो कि इन न्यूक्लियर पोर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन चैनल्स के थ्रू, उन पोर्स के थ्रू ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट आउट होकर कहाँ पर चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में।
यस क्लास, अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स की। क्रोमैटिन आपको कब नजर आता है? लाइक दिस, जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में होता है तो हमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रोमैटिन। और जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में जाता है तो यही वाला क्रोमैटिन कंडेंस होकर कुछ इस टाइप की शेप बना लेता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रोमोसोम। So chemically chromosomes are composed of the two materials. The one is DNA and the other one is protein. और अगर आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें क्रोमोसोम को, तो आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। आफ्टर द कंडेंसेशन आपको एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड नजर आते हैं। व्हाट इज क्रोमेटिड? क्रोमेटिड इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, यानी शुरू में सिर्फ ये एक ही पार्ट या एक ही आर्म नजर आता है, लेकिन ड्यूरिंग द एस फेज इन द इंटरफेस रेप्लिका हो जाता है इसी क्रोमेटिड का। और अब यही एक क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है टू आर्म्स पर, और इनके दरम्यान में जो एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं सेंट्रोमियर। फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें क्रोमोसोम नजर आता है आर्म्स, दीज आर द आर्म्स, जिनके लिए हम टर्म के यूज करते हैं क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसके अलावा दरम्यान में ये जो आपको कॉन्स्ट्रक्शन नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर एक खास रीजन होता है व्हिच इज नोन एज द काइनेटोकोर, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया हुआ है। ये काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर, इनका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट के लिए ये जगह प्रेजेंट होती है। यानी स्पिंडल फाइबर से जब भी क्रोमोसोम ने अटैच होना है तो वो कौन से वाले पार्ट से होता है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर में भी वो खास पार्ट कौन सा होता है जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है? दैट इज द काइनेटोकोर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन है पूरे सेल की कंट्रोल की, वो कहां पर होती है और किस फॉर्म में होती है? सो ऑल द इंफॉर्मेशन for the controlling of all the activities of the cell is located on the chromosome. अब वो क्रोमोसोम में भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? That is present in the form of genes. Genes are the unit of inheritance. These are the short parts of the DNA जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है, और यही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर शिफ्ट होती है। One more thing, किसी भी स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहते हैं। कुछ स्पीशीज के नाम और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सामने हैं। सोमेटिक सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और जर्म सेल्स के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है सोमेटिक सेल्स में, दैट इज 46। चिंपैंजी के अंदर क्या होता है? 48। अनियन में 16, पी प्लांट में 14, फ्रॉग में 26, पोटैटो 48 और ड्रोसोफिला 8। और इन्हीं के रेलेवेंट यहाँ पर उनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंशन्ड है। तो क्लास, अब हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज ऑफ द सेल को, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो या अदर एक्टिविटीज हो। और इसके अलावा जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी कहां पर होती है? इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।